गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। भारतीय संविधान की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज हमने जो टॉपिक लिया है वह है संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। देखिए फ्रेंड्स, ये जो सीरीज हमने शुरू किया है खासकर उन एग्जाम्स को ध्यान में रख के हमने इस सीरीज को शुरू किया है जिन एग्जाम्स में फैक्ट्स बेस पे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम है, अग्निवीर के हो गए, टीजीटी जेबीटी टैट के एग्जाम है, क्लैरिकल के हैं, पटवारी के हैं। तो इन एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट होते हैं और ज़्यादातर जो है वो फैक्ट्स बेस पे ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। और यदि आपके पास एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए बहुत कम समय रहता है, 2-3 महीने के अंदर ही आपका एग्ज़ाम है, तो ऐसे में आपको सिलेक्टेड चीज़ें ही पढ़ना रहता है, तो उन लोगों के लिए भी ये सीरीज़ काफ़ी बेनिफिट रहेगा। और यदि आपको इन्हीं टॉपिक्स को डिटेल में भी अगर आपको पढ़ना है, विस्तार में अगर इन टॉपिक्स को करना है, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे हमने इन्हीं टॉपिक्स को डिटेल में करवा रखे हैं। कुछ वीडियोस हमने डाल दिए हैं, आगे वीडियोस आते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँच सके। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। आप हेडिंग डाल दीजिए संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो देखिए यहाँ पे हमने ये पॉइंट्स यहाँ पे लिख रखे हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम्स में आपके आ सकते हैं। तो सबसे पहला हमने पॉइंट लिखा है संविधान सभा के गठन की मांग। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले किसने किया था और कब किया था। तो संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम एम.एन. रॉय। तो एम.एन. रॉय ने 1934 में किया था। याद आपको रखना है, एम.एन. रॉय ने 1934 में संविधान सभा के गठन की मांग करी थी। और जो संविधान सभा का जो गठन हुआ था 1946 में हुआ था। संविधान सभा ने भारत के संविधान को बनाया था, राइट। तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था ये 1946 में हुआ था। 1946 में कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया था। तो संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ। अब देखिए कि कैबिनेट मिशन क्या था। कैबिनेट मिशन जो है वो 1946 में जो है वो इसका गठन किया गया था। 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन हुआ और कैबिनेट मिशन जो है ये आया था ब्रिटेन से। यानी ब्रिटेन की जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार ने भारत में संविधान सभा का गठन करने के लिए, संविधान सभा की रूपरेखा को तैयार करने के लिए 3 सदस्यों की एक मिशन भेजी जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, 1946 में इसका गठन हुआ था और इसमें सदस्य जो है वो 3 थे। और ये 3 सदस्य ब्रिटेन की जो संसद थी वहाँ के कैबिनेट मंत्री थे जो कि भारत आए और भारत में इन्होंने संविधान सभा की रूपरेखा को तैयार किया कि संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे और कहाँ कहाँ से ये सदस्य आएंगे। यानी जैसे ब्रिटिश भारत से आएंगे, कुछ देसी रियासतों से आएंगे, कुछ चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से आएंगे और जो सदस्य आएंगे वो मनोनीत होंगे कि निर्वाचित होंगे। ये सारा जो डिसाइड जो है ये रूपरेखा किसने तैयार किया था, कैबिनेट मिशन ने तैयार किया था, राइट। तो कैबिनेट मिशन का गठन 1946 में हुआ, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और इसमें सदस्य थे 3 सदस्य में से एक सदस्य तो आपका अध्यक्ष था और 2 अन्य सदस्य थे। तो अध्यक्ष का नाम आपको बहुत ज्यादा याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछे भी गए हैं। तो अध्यक्ष जो है वो था पैथिक लॉरेंस और 2 इसमें अन्य सदस्य थे अलेक्जेंडर और क्रिप्स, राइट। तो ये 3 सदस्य हो गए। और कैबिनेट मिशन का काम क्या था? कैबिनेट मिशन का काम संविधान सभा का गठन करना, संविधान सभा की रूपरेखा को तैयार करना। तो कैबिनेट मिशन योजना बना के लेके आया था। अब देखेंगे उस योजना में कैबिनेट मिशन ने क्या क्या चीजें कहा था। तो कैबिनेट मिशन की योजना, रूपरेखा भी आप कह सकते हैं, कैबिनेट मिशन की का जो प्लान था वो क्या था हम देखेंगे। तो इसमें कैबिनेट मिशन ने कहा कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की जो संख्या होगी, टोटल जो मेंबर्स होंगे संविधान सभा में 389 होंगे, राइट। 389 सदस्य जो है वो संविधान सभा में होंगे और 389 को भी आगे बांट दिया। जैसे वर्तमान में भी अगर आपको संविधान सभा बनाना है और सदस्य जो है वो उसमें रखने हैं, तो भारत में देखिए 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कुछ राज्यों से आप जो है वो उसमें रखेंगे और कुछ केंद्र शासित प्रदेश से लाएंगे, राइट। तो उस समय भी 1946 में भारत का जो टेरिटरी था वो 3 भागों में बंटा हुआ था। एक था ब्रिटिश भारत, एक था आपका जो है वो देसी रियासतें और एक जो है वो चीफ कमिश्नरी स्टेट था। तो यहाँ से जो है वो 389 सदस्यों को बांट दिए।
3 जो है वो भागों में बांट दिए, तो टोटल हो गए 389 सदस्य जो संविधान सभा में होंगे। अब इसमें भी देखिए ब्रिटिश भारत से होंगे 292 सदस्य, राइट। और 4 सदस्य होंगे चीफ कमिश्नरी स्टेट, मुख्य आयुक्त जो क्षेत्र था, जैसे अभी वर्तमान में यूनियन टेरिटरी है उसी प्रकार से था ये चीफ कमिश्नरी स्टेट, 4 सदस्य। और देसी रियासतों से थी 93 सदस्य, तो टोटल ये हो गए 389 सदस्य, है ना। तो क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा अलग से कि संविधान सभा में ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य थे, 292 सदस्य थे। चीफ कमिश्नरी स्टेट से कितने सदस्य थे, 4 थे। और देसी रियासतों से 93 सदस्य थे, राइट। अब देखिए ये जो 389 सदस्य हैं जिनको 3 भागों में बांट दिए गए, तो ये जो सदस्य आएंगे कुछ तो निर्वाचित होंगे, कुछ मनोनीत होंगे, यानी कुछ चुनाव लड़के आएंगे, यानी उनको कहा जाता है निर्वाचित यानी इलेक्टेड होंगे, और कुछ मनोनीत होंगे, कुछ जो है वो नॉमिनेटेड होंगे। अब क्वेश्चन आपका अलग से बनेगा, निर्वाचित कितने थे और मनोनीत कितने थे, राइट। अब देखिए यहाँ पे जो ब्रिटिश भारत से 292 सदस्य थे, राइट, और चीफ कमिश्नरी स्टेट से जो 4 जो है वो सदस्य थे, टोटल 292 प्लस 4 इसको ऐड कर दीजिए, 296 सदस्य हो गए। तो ये जो 296 सदस्य थे ये निर्वाचित थे, यानी ये जो संविधान सभा में आएंगे ये चुनाव लड़के आएंगे, राइट। तो क्लियर, आपको याद रखना है संविधान सभा में निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या थी वो थी 296, 292 प्लस 4, 292 प्लस 4, 292 ब्रिटिश भारत और चीफ कमिश्नरी स्टेट से 4 सदस्य थे, राइट। और बचे जो देसी रियासत से जो 93 सदस्य हैं ये मनोनीत होंगे, ये होंगे नॉमिनेटेड, राइट। तो वहां देसी रियासत में जो राजा होगा वो इनको नॉमिनेट करके, मनोनीत करके संविधान सभा के लिए भेजेगा, यानी इनका इलेक्शन नहीं होगा, ये निर्वाचित जो है वो नहीं होंगे, ये मनोनीत होंगे, राइट। तो मनोनीत सदस्यों की संख्या संविधान सभा में 93 थी और निर्वाचित सदस्यों की संख्या 296। तो ये क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट करती हूं, टोटल जो सदस्य थे संविधान सभा में 389 सदस्य थे। ये 389 सदस्य जो है वो किसने डिसाइड किया, कैबिनेट मिशन ने। कैबिनेट मिशन का काम था ना यही, संविधान सभा का गठन करना, संविधान सभा की रूपरेखा तैयार करना। तो 389 सदस्य जो है वो रखे, संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे, उसमें से 292 जो है वो ब्रिटिश भारत से होंगे और चीफ कमिश्नरी स्टेट से 4 सदस्य होंगे। चीफ कमिश्नरी स्टेट में भी 4 सदस्य, आप ऐसे ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, ABCD। ए से हो गया अजमेर, आप लिख लेना, बी से बलूचिस्तान, अजमेर राजस्थान में, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, और सी से कुर्ग, और कुर्ग कर्नाटक में, और डी से दिल्ली। तो ये जो है वो 4 जो है वो चीफ कमिश्नरी स्टेट से 4 सदस्य आएंगे, यानी अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली से 4 सदस्य होंगे, ठीक है। और टोटल इनको मिला के यानी 92 प्लस जो 4 है 296, ये निर्वाचित होंगे। और बचे जो 93 है जो देसी रियासतों से आएंगे, राजा मनोनीत करके इनको भेजेगा, तो ये जो है वो टोटल इनकी संख्या थी 93, राइट। तो इसको आप समझ के होंगे। अब देखिए यहाँ पे, अब संविधान सभा में जो सदस्य थे, क्वेश्चन पूछा जाएगा ये क्या मनोनीत थे, सभी मनोनीत थे, सभी निर्वाचित थे, या कुछ मनोनीत थे कुछ निर्वाचित थे, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा। तो कुछ इसमें मनोनीत थे और कुछ निर्वाचित थे। तो यहाँ हमने लिखा है संविधान सभा में सदस्य जो है आंशिक मनोनीत थे और आंशिक निर्वाचित थे। तो आंशिक का मतलब कुछ निर्वाचित और कुछ जो है वो मनोनीत थे। अब देखिए संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्धारण हुआ, यानी संविधान सभा में जो सदस्य जो डिसाइड किया गया 389, वो किस बेसिस पे डिसाइड किया, यानी क्षेत्रफल के आधार पर या फिर जनसंख्या के आधार पर। तो ये जो सीटें रखी गई थी 389, तो ये जनसंख्या के आधार पर लिया गया, राइट। और लगभग 10 लाख जनसंख्या पर, लगभग 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट जो है वो रखा गया। 10 लाख जनसंख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए संविधान सभा में एक सदस्य जो है वो जाएगा, राइट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में भी देखिए, चाहे वो लोकसभा के सीटें हैं या विधानसभा की जो सीटें हैं, तो उसको भी जनसंख्या के आधार पर ही जो है वो बांटा गया है। जैसे यूपी है, तो यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो यूपी से विधानसभा और लोकसभा में सीटें जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जिस राज्य की जितनी जनसंख्या होगी उसी आधार पर उस राज्य में विधानसभा और लोकसभा की सीटें जो है वो निर्धारित करी गई है। तो यहाँ पे भी उसी प्रकार से किया गया था, यानी 10 लाख जनसंख्या पर, लगभग 10 लाख जनसंख्या पर एक जो है वो कैंडिडेट लिया गया, राइट, एक प्रतिनिधि जो है वो जाएगा। अब देखिए
सदस्यों को देखा गया कि कितने सदस्य होंगे, 389 सदस्य होंगे और 93 तो जो है वो मनोनीत होंगे। अब जो 296 जो निर्वाचित होंगे, अब उनका इलेक्शन तो करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो चुनाव लड़के पहुंचेंगे ना वहां पे। तो इनका इलेक्शन जो करवाया गया, ये हुआ जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। चुनाव कितने सदस्यों का हुआ, देखिए 296 सदस्य, इसको आपको याद रखना है। संविधान सभा में कितने सदस्यों का चुनाव हुआ था, क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाएगा 296, क्योंकि जो 296 जो सदस्य थे वो निर्वाचित थे। 292 प्लस 4, 292 आपका ब्रिटिश भारत और 4 जो है वो चीफ कमिश्नरी स्टेट, राइट। क्लियर, आपको याद रखना, मैं बार बार रिपीट कर रही हूं कि आप, ताकि जो है वो आप इन चीज को समझ सके। तो जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ और जो चुनाव हुआ वो 296 सदस्यों का हुआ, राइट। अब देखिए चुनाव कैसा था, प्रत्यक्ष था कि अप्रत्यक्ष था। तो चुनाव जो हुआ था वो अप्रत्यक्ष हुआ था, इनडायरेक्ट जो है वो चुनाव हुआ था। इनडायरेक्ट चुनाव का मतलब है, अब पहले डायरेक्ट चुनाव का मतलब समझ लीजिए। डायरेक्ट प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब होता है कि सीधे आप उस कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं, यानी संविधान सभा के जो 389 कैंडिडेट है उनको सीधे आप, यानी आम जनता उनको सीधे वोट कर रही है, तो उसको कहेंगे हम प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष जो चुनाव होता है वो जनता द्वारा सीधे नहीं वोट किया जाता है, जनता अपने प्रतिनिधि को वोट करते हैं और वो जो प्रतिनिधि होंगे वो आगे जाकर उन लोगों को जो है वो वोट करेंगे, तो ये हुआ अप्रत्यक्ष। आप इसको ऐसे समझिए, वर्तमान में भी देखिए राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है और राज्यसभा का, विधान परिषद का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। राष्ट्रपति को आप वोट नहीं देते हैं, यानी हम लोग, आम जनता वोट नहीं करती है, राइट। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधान परिषद के जो सदस्य होंगे उन लोगों को वोट जो करते हैं, हमने जिन लोगों को आगे भेजा, यानी जो एमएलए हैं और जो एमपीस है, राष्ट्रपति की मैं बात कर रही हूँ, राष्ट्रपति को का जो इलेक्शन होता है उसमें कौन होते हैं, कौन उनको चुनते हैं, तो हमारे द्वारा जो चुने गए लोग हैं, यानी जो एमएलए हैं और जो एमपीस हैं, आपके लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं, वो लोग जाके राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो लड़ते हैं, राइट। तो ये हुआ इनडायरेक्ट। और विधानसभा और लोकसभा का जो चुनाव होता है वहां तो आप सीधे जाके उन लोगों को चुनते हैं ना, उन लोगों को वोट डालते हैं, उन अध्यक्ष, उन सदस्यों को, तो वो होगा आपका प्रत्यक्ष चुनाव। तो यहाँ पे जो चुनाव हुआ था वो अप्रत्यक्ष हुआ था, यानी विधानमंडल के जो सदस्य थे, विधानमंडल के सदस्यों को किसने चुना, आपने। तो आपके द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि है वो आगे जाकर संविधान सभा के सदस्यों को चुनेंगे, राइट। तो अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था और विधानमंडल के जो सदस्यों द्वारा इनका चुनाव किया गया, राइट। अब देखिए परिणाम आया, चुनाव हुआ जो है वो जुलाई अगस्त 1946 में। तो परिणाम देखिए, रिजल्ट आया, तो रिजल्ट में सबसे ज्यादा सीट किसको मिला, कांग्रेस को। कांग्रेस को मिला 208, 208 सीट कांग्रेस को। उस टाइम सबसे बड़ी पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दो बड़ी पार्टी थी, है ना। तो कांग्रेस को 208 सीट से जो है वो बहुमत मिला और 73 जो सीट थी, 73 सीट ये मुस्लिम लीग को मिला, 73 सीट। तो ये दोनों आपको याद रखना है, अलग से क्वेश्चन पूछा जाएगा संविधान सभा में जो है वो कांग्रेस को कितनी सीट मिली थी और मुस्लिम लीग को कितनी सीट मिली। और बाकी जो बचे 15 वो छोटी पार्टियां थी और कुछ निर्दलीय थे, है ना, कुछ इंडिपेंडेंट थे और कुछ छोटी पार्टियां थी 15, और टोटल मिला के हो गए 296। तो यहाँ पे आप ये दो आप याद रखेंगे तो चल पड़ेगा, ये 15 वाला नहीं पूछा जाएगा, है ना। अब यहाँ पे संविधान सभा में क्या सभी वर्गों से जो है वो सदस्य पहुंचे थे, तो बिल्कुल पहुंचे थे। देखिए यहाँ पे संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, महिलाओं की संख्या पूछा जाएगा 15, महिलाओं की संख्या 15 थी। और संविधान सभा में अनुसूचित जनजातियों की जो संख्या थी वो थी 33, और संविधान सभा में अनुसूचित जातियों की संख्या थी 26। तो संविधान सभा में सभी वर्ग से सदस्य जो है वो आए थे, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व जो है वो संविधान सभा में था, राइट। तो ये आप लिख लेंगे। आई होप ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव भी हो गया, परिणाम भी आ गए और 208 सीट कांग्रेस को मिली और 73 सीट जो है वो मुस्लिम लीग को मिली। बाकी जो बचे 15 थे वो कुछ छोटी पार्टियां थी और कुछ निर्दलीय थे, उनको मिला, राइट। तो अब यहाँ पे संविधान सभा की जो सदस्य हैं वो मीटिंग करेंगे, बैठकें करेंगे और वहां से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो डेट लिखा है मैंने 9 दिसंबर 1946, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, 9 दिसंबर को।
और इस दिन 9 दिसंबर को जब प्रथम बैठक हुई तो अस्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है वो चुना जाता है, क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग थे, वरिष्ठ थे। तो सब लोगों की सहमति से जब तक स्थायी अध्यक्ष नहीं चुने जाते तब तक के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी यानी कुछ समय के लिए इनको अध्यक्ष बनाया गया, राइट। तो प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने, क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग थे। और 11 दिसंबर 1946 को 2 दिन बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। तो स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के जिनको बनाया वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसी बैठक में यानी दूसरी बैठक में उपाध्यक्ष भी चुने गए और उपाध्यक्ष बने एच.सी. मुखर्जी, राइट। तो पहली बैठक और दूसरी बैठक आपको याद रखना है। पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। अब 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है। अब देखिए यहाँ पे तीसरी बैठक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। अब इस दिन तीसरी बैठक को पंडित जे.एल. नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा। संविधान का क्या उद्देश्य होगा उसको, उसके लिए एक प्रस्ताव बनाया पंडित जे.एल. नेहरू ने और उसको तीसरी बैठक में सदन में इसको रखा, राइट। उद्देश्य प्रस्ताव को कि उद्देश्य क्या होंगे, संविधान जो है वो भारतीय लोगों को क्या क्या देगा, समानता, न्याय, स्वतंत्रता किस प्रकार की देगा, राइट। और जो अल्पसंख्यक है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करेगा। तो ये सारा कुछ जो है वो उद्देश्य सेट किया और उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो बैठक हुई थी तीसरी बैठक उसमें रखा पंडित नेहरू ने। और उद्देश्य प्रस्ताव को देखिए पारित जो किया गया, पारित इसको बाद में किया गया 22 जनवरी 1947 को। दो डेट आपको याद रखना है। 13 दिसंबर 1946 को तो उद्देश्य प्रस्ताव रखा, रखने की डेट अलग से पूछा जाएगा आपसे, और पारित करने की डेट अलग से पूछा जाएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसको कब पारित किया, 22 जनवरी 1947 में, राइट। और उद्देश्य जो प्रस्ताव था जो पंडित नेहरू ने जो इसमें रखा था, तो उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित जो रूप था वही वर्तमान में हमें प्रस्तावना में दिखाई देता है। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव है वही आगे जाकर संविधान की प्रस्तावना बनी, राइट। तो अभी वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो एक प्रस्तावना है संविधान में, तो वो प्रस्तावना जो है वो कहाँ से लिया गया, उद्देश्य प्रस्ताव से ही लिया गया। यानी उद्देश्य प्रस्ताव में जो चीज कही गई है वही जो है वो उसको परिवर्तित करके, कुछ परिवर्तित करके उसको जो है वो प्रस्तावना बनाया गया, राइट। तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से क्वेश्चन जो है वो बनेंगे। अब देखिए पहली, दूसरी और तीसरी बैठक हमने देख लिया, यहां से क्वेश्चंस बनेंगे। उसके बाद देखिए 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया। 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत को आजादी मिली और भारत का विभाजन हुआ, एक देश पाकिस्तान बन गया, राइट। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का संविधान सभा पर क्या प्रभाव पड़ा वो हमको देखना है। अब यहाँ पे संविधान सभा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो संविधान सभा की सीटों में कमी होगी। तो संविधान सभा की सीटों में तो कमी होनी थी क्योंकि पाकिस्तान अलग देश बन गया था। पहले तो इसमें पाकिस्तान से भी जो है वो सदस्य थे ना आए हुए, क्योंकि पाकिस्तान अलग देश नहीं बना था। जो 389 सदस्य थे उसमें पाकिस्तान से भी आए हुए थे, राइट। तो संविधान सभा की सीटों में कमी होगी, 389 से 299 सीटें होगी, क्योंकि पाकिस्तान का विभाजन हो गया था तो कुछ सीटें वो पाकिस्तान की तरफ को चली गई थी। अब 299 सीटें जो थी, 299 सीटों में से 229 तो ब्रिटिश भारत से था और 70 जो सीटें जो थी उसमें देसी रियासतों के लिए थी, राइट। तो ये जो है वो हुआ, ये प्रभाव पड़ा। दूसरा देखिए संविधान सभा के पास अब दो कार्य हो गए। संविधान सभा को दो काम करना था। तो दो काम क्या था, एक तो संविधान बनाना था, वो तो था ही, वो तो कर ही रही थी संविधान सभा। तो संविधान सभा के पास दो काम हो गए, एक तो संविधान बनाना और दूसरा देखिए भारत के लिए कानून बनाना। जब भारत आजाद हो गया 1947 में, तो अब संविधान सभा के पास एक और काम आ गया संविधान बनाने के साथ साथ। तो जो दूसरा काम था वो था भारत के लिए कानून बनाना। यानी कानून बनाने का काम कौन करता है, संसद करती है, विधायिका करती है। तो संविधान सभा को अब संसद की तरह, विधायिका की तरह काम करना था, राइट। इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। तो भारत के लिए कानून बनाना, विधायिका, संसद की तरह कार्य करना, ये अब संविधान सभा का एक और काम हो गया, राइट। अब दो काम करने थे संविधान सभा को और दोनों ही काम अलग अलग दिन होते थे, राइट। तो जब संविधान सभा की बैठक, अब संविधान सभा के सदस्य जब बैठक करते थे संविधान बनाने के लिए होता था। जब संविधान सभा की बैठक संविधान बनाने के लिए होता था
तब अध्यक्षता संविधान सभा की कौन करते थे, क्वेश्चंस पूछा जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता करते थे, राइट। और जब संविधान सभा की बैठक संसद के रूप में होती थी, यानी कानून बनाने के लिए होता था, संसद के रूप में, विधायिका के रूप में होती थी, तो संविधान सभा की जो अध्यक्षता जो करते थे वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। तो दो काम यहाँ पे आगे, जब भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया 1947, तो संविधान सभा के पास दो काम होंगे, एक संविधान बनाना, जब संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की बैठक होती थी तो संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और जब संविधान सभा की बैठक कानून बनाने के लिए, यानी विधायिका संसद के रूप में संविधान सभा की बैठक होती थी, तो संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं करते थे, ये चीज आपको याद रखना है। तो अध्यक्षता करते थे गणेश वासुदेव मावलंकर, राइट। यहाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। और संविधान सभा स्वतंत्र भारत की प्रथम संसद बनी, इसीलिए संविधान जो सभा जो थी वो स्वतंत्र, यानी 1947 के बाद स्वतंत्र भारत की प्रथम संसद बनी। प्रथम संसद बनी ना, क्योंकि जो संविधान सभा है उसने संसद की तरह ही तो काम किया, विधायिका की तरह ही तो काम किया। संसद तो हमारा 1952 में बना, 1951-52 में इलेक्शन हुआ, उसके बाद बना ना राज्यसभा, लोकसभा। तो पहले तो संविधान सभा ने ही संसद की तरह कार्य किया, तो इसको लिख लेना, यहाँ से क्वेश्चंस आपके बहुत सारे बनेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे जो संविधान जो तैयार हुआ था हमारा 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हुआ था, और संविधान को तैयार होने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन जो है वो लगे थे, ठीक है। तो अगला डेट आप लिख लेंगे 26 नवंबर 1949, 20। तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनके तैयार हो गया था, और संविधान को बनने में जो समय लगा वो लगा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। तो संविधान जो है वो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में जो है वो बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर 1949 को ही इसी दिन हमने संविधान को अंगीकृत किया, संविधान को हमने अपनाया, अडॉप्ट किया, राइट। और संविधान को हमने अधिनियमित किया, संविधान को हमने इनेक्ट किया। इनेक्ट, अधिनियमित करने का मतलब है हमने इस दिन जो है वो संविधान के कुछ अंश को हमने लागू कर दिया, संविधान को अधिनियमित किया, और संविधान को हमने आत्म समर्पित किया, संविधान के प्रति हमने अपने आप को समर्पित जो है वो कर दिया 26 नवंबर 1949 को, जब संविधान बनके तैयार हो गया था, राइट। तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनके तैयार हुआ, और भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। और इसी दिन 26 नवंबर 1949 को ही हमने संविधान को अंगीकृत किया, अपनाया, अधिनियमित किया, इसको हमने इनेक्ट किया, और इसी दिन हमने इसको जो है वो आत्म समर्पित किया 26 नवंबर 1949 को। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कब इसको अधिनियमित किया, कब आत्म समर्पित किया, कब अंगीकृत किया। अंगीकृत करने का मतलब कब हमने इसको अपनाया, अडॉप्ट किया, तो 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को आंशिक लागू किया, यानी अधिनियमित किया, यानी कुछ अंश इसके जो है वो हमने लागू कर दिए। पूरे संविधान को हमने लागू नहीं किया 26 नवंबर 1949 को, इसके कुछ जो आप ये पोर्शन है, कुछ जो भाग है उसको हमने लागू कर दिए। तो संविधान को आंशिक लागू किया 26 नवंबर 1949 को। संविधान के 16 अनुच्छेद, देखिए इंपॉर्टेंट है, 16 अनुच्छेद को लागू कर दिया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद जो है वो लागू किए थे, 16 अनुच्छेद लागू किए। और इसमें आपको याद रखना है जो नागरिकता, सिटीजनशिप वाले जो अनुच्छेद हैं 5 से लेके 11 तक, इसको जो है वो नागरिकता को इस दिन लागू कर दिया था। तो क्वेश्चन आपका ये बनेगा, नागरिकता को कब लागू किया था, 1949, 1950 डेट दिए जाएंगे, तो 1949 होगा ना आपका। देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान को आंशिक लागू किया था, 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे, उसमें से नागरिकता भी एक था, ठीक है। तो नागरिकता को 26 नवंबर 1949 को भी लागू जो है वो कर दिया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जब 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है वो बनके तैयार हो गया था, तो कुछ अनुच्छेद इस दिन लागू करे थे, सारे पूरे संविधान को लागू इस दिन क्यों नहीं किया? जब संविधान बनके तैयार था तो इसी दिन लागू कर देते, राइट। आगे आप देखेंगे 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरी तरीके से लागू कर दिया जाता है। तो 26 नवंबर 1949 को क्यों नहीं किया, 26 जनवरी 1950 के दिन का वेट क्यों किया? तो इसको हम समझते हैं। देखिए इसके लिए थोड़ा सा हमें इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 1928 में, आप देखेंगे दिसंबर 1928। अब देखिए 1928 में मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट तैयार किया था जिसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है। और जो नेहरू रिपोर्ट था उसमें ब्रिटिश सरकार से कुछ मांगे रखी गई थी, कांग्रेस ने कुछ मांगे रखी थी कि जो भारत है उसको डोमिनियन स्टेट, अधिराज्य का दर्जा जो है वो, डोमिनियन स्टेट का स्टेटस जो है वो दिया जाए, ठीक है। और साथ में कुछ इसमें मांगे भी रखी गई थी, कुछ फंडामेंटल राइट्स की मांगे भी करी थी नेहरू रिपोर्ट में। और दिसंबर 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट जो है इसको पारित कर दिया था, नेहरू रिपोर्ट को पारित कर दिया था, ठीक है जी। नेहरू रिपोर्ट को पारित कर दिया था दिसंबर 1928 में, कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो कलकत्ता अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को पारित कर दिया था। और इस दिन जो है डिसाइड किया था कांग्रेस ने कि हम सरकार को 1 साल का टाइम देंगे, यानी कि दिसंबर 1928 में तो रिपोर्ट को पारित कर दिया था, और दिसंबर 1929 तक हम जो है सरकार को टाइम देंगे, ब्रिटिश सरकार को, कि वो नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करे। अगर वो नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करते हैं तो हम 1 साल बाद, यानी दिसंबर 1929 में जो लाहौर में हमारा अधिवेशन होगा, कांग्रेस का जो अधिवेशन होगा, उसमें हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे, राइट। और ऐसा ही हुआ, नेहरू रिपोर्ट को सरकार ने स्वीकार नहीं किया, इसीलिए दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन, आपको याद रखना है, लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की जो है वो मांग उठाई, पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाया। यानी अब हमें जो है वो डोमिनियन स्टेट जो है वो इसका स्टेटस नहीं चाहिए, हमें पूर्ण जो है वो स्वराज चाहिए, राइट। तो ये चीज किया गया। और इसी दिन डिसाइड किया, दिसंबर 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसी दिन डिसाइड किया कि अब जो है वो हर वर्ष 26 जनवरी को हम जो है वो स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। अब इसी दिन डिसाइड किया, 26 जो जनवरी डेट आएगा, हर वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। और 1930, 26 जनवरी 1930, आगे जो अगला वर्ष आया 1930 का, तो 1930 26 जनवरी 1930 को से ही जो है वो स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए आए, राइट। अब देश को आजादी मिली 15 अगस्त को, आपको मालूम है 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। अब स्वतंत्रता दिवस जो मना रहे थे वो तो 15 अगस्त को मना रहे थे, है ना। हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो अब 26 जनवरी का जो डेट है, जो हम 1930 से लेके स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे 1947 तक, तो ये 26 जनवरी का डेट, इसका इंपॉर्टेंस खत्म ना हो, इसीलिए अब संविधान सभा के सदस्यों ने सोचा 26 नवंबर को हमारा संविधान तो तैयार हो गया है, अब 26 नवंबर के 2 महीने बाद ही 26 जनवरी का डेट आने वाला है, तो संविधान सभा के सदस्यों ने सोचा क्यों ना 26 जनवरी के दिन का वेट करा जाए। और 26 जनवरी का दिन जो है वो वैसे भी इसका इंपॉर्टेंस था, क्योंकि 1930 से ही हम जो है 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे, है ना। तो 26 जनवरी के दिन का इसीलिए वेट किया, और 26 जनवरी 1950 को ही संविधान को क्या कर दिया, लागू कर दिया। और 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हो गया तो भारत एक क्या बन गया, गणराज्य बन गया, एक रिपब्लिक बन गया। गणराज्य का मतलब होता है कि जो भारत का जो सर्वोच्च जो पद है, राष्ट्रपति का जो पद है, वो निर्वाचित होगा, ना कि जो है वो अनुवांशिक होगा, ठीक है। अनुवांशिक का मतलब है कि राष्ट्रपति का पुत्र राष्ट्रपति नहीं होगा, ठीक है। जैसे राजा का पुत्र राजा होता है ना, उसको तो हम कहेंगे वो तो राजतंत्र है। तो गणराज्य का मतलब है कि जो राष्ट्रपति होगा वो एक निश्चित समय के लिए निर्वाचित होगा, निर्वाचित होकर आएगा। अगर राष्ट्रपति को फिर से राष्ट्रपति बनना है तो फिर से जीत के आना पड़ेगा, राष्ट्रपति के पुत्र को, बेटे को राष्ट्रपति बनना है तो भी जो है वो जीत के आना पड़ेगा, तभी वो राष्ट्रपति के पद पर आ सकते हैं, ठीक है। तो गणराज्य का मतलब है कि हमारा जो देश का सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति, वो अनुवांशिक नहीं होगा, वो एक निश्चित समय के लिए, ठीक है, 5 साल के लिए होता है ना राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, तो निश्चित समय के लिए वो निर्वाचित होगा, राइट। तो भारत एक गणराज्य बन गया 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी को ही अब जो है वो कौन सा दिवस मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसीलिए 26 जनवरी के जो दिन है उसका वेट कर रहे थे। 26 नवंबर को संविधान तैयार तो हो गया था, इस दिन लागू नहीं किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान को आंशिक लागू किया था, और 26 नवंबर को भी देखिए संविधान दिवस मनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है 26 नवंबर को। और 26 जनवरी को अब जो है वो गणतंत्र दिवस मनाते हैं, राइट। तो आपको याद रखना है ये 26 जनवरी के दिन का क्यों वेट किया था, यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। अब देखिए 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया पूरी तरीके से, भारत एक गणराज्य बन गया, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अब 24 जनवरी का डेट भी आप यहाँ पे लिख लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। 24 जनवरी 1950 को, यानी 26 जनवरी 1950 के 2 दिन पहले, तो लागू करने के 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है।
संविधान सभा अंतिम बैठक करते हैं और इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही संविधान पर जो है वो हस्ताक्षर किए जाते हैं। और जो हस्ताक्षर करते हैं 284 सदस्य जो है वो हस्ताक्षर करते हैं। यहाँ आप सदस्य लिख लेंगे, 284 सदस्यों ने जो है वो हस्ताक्षर किया, राइट। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया संविधान पर और संविधान सभा ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को भी अपनाया। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने जो राष्ट्रगीत है हमारा और राष्ट्रगान है उसको अपनाया और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, यानी 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950 में भारत के प्रथम जो है वो राष्ट्रपति के रूप में चुने गए, है ना। 24 जनवरी 1950 का डेट आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, ये यहाँ पे कुछ मैंने फैक्ट्स लिखे हैं। 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को अपनाया। जो राष्ट्रध्वज है उसको संविधान सभा ने कब अपनाया, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया। और जो संविधान है, संविधान का नाम जो है वो हमारे संविधान में क्या मिलता है, राइट। तो संविधान का नाम जो है वो है भारत का संविधान। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। संविधान का नाम है भारत का संविधान। संविधान सभा का प्रतीक मोहर क्या था? संविधान सभा का प्रतीक मोहर तो ये था हाथी, ठीक है। संविधान सभा का प्रतीक मोहर हाथी। और संविधान सभा का सुलेख, संविधान सभा को संविधान लिखिए आप, संविधान सभा नहीं, सॉरी, संविधान का जो सुलेख है वो किसने लिखा? संविधान का सुलेख यानी संविधान को किसने लिखा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और अंग्रेजी संस्करण लिखा, अंग्रेजी में लिखा। हिंदी संस्करण जो है वो लिखा बसंत कृष्ण वैद्य। तो बसंत कृष्ण वैद्य ने संविधान को हिंदी में लिखा और संविधान को अंग्रेजी में जो लिखा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। और संविधान के जो पेजेस है, पुस्तक में अंदर जो पेजेस होंगे उसमें सजावट का जो काम किया था, साइड में कुछ डिजाइन्स बने हैं, तो सजावट का जो काम किया था वो किया था नंदलाल बोस ने। तो नंदलाल बोस ने सजावट का जो है वो काम किया, ठीक है। और संविधान के निर्माण में देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समय जैसे हमने जो है वो आपको बता दिया था, यहाँ पे 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा संविधान को बनने में समय। और 60 देशों के संविधान को पढ़ा। कितने देशों के संविधान को पढ़ा जी? 60 देशों के संविधान को संविधान सभा के सदस्यों ने पढ़ा। और 60 देशों के संविधान को पढ़ा और वहां पे देखा कौन सी चीजें अच्छी है, कौन सी चीजें हमें अपने संविधान में रखना है। जैसे आप देखेंगे भारत में जो नागरिकता है, एकल नागरिकता है, वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, यानी वहां से हम प्रेरित होकर उसको हमने अपने संविधान में रखा। मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार को हमने यूएसए के संविधान से रखा, है ना। यूएसए के संविधान से प्रेरित होकर हमने अपने संविधान में मौलिक अधिकार को रखा। और भी बहुत सारी चीजें हैं। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली जो है उसको रखा। संघात्मक शासन प्रणाली कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर के उसको रखा, राइट। डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आयरलैंड के संविधान से हमने इसको प्रेरित होकर अपने संविधान में रखा। तो संविधान सभा के सदस्यों ने 60 देशों के संविधान को पढ़ा। खर्च जो है देखिए, खर्च कितना आया? 64 लाख जो है वो खर्च आया संविधान को बनाने में। 64 लाख जो है वो खर्च आया। सत्र कितने हुए, ये इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के कितने सत्र हुए? 11। तो 11 सेशन हुए, 11 सत्र। और अंतिम बैठक को मिला देंगे अगर हम 24 जनवरी 1950 को जो अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की, उसको अगर मिलाएंगे तो 12 सत्र बनेंगे, 12 सेशन हुए, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, संविधान सभा में कितने सेशन हुए थे? 11 हुए थे वैसे तो, और अगर अंतिम बैठक को मिला लेंगे तो 12 हो गए, राइट। और संविधान का आकार जो है वो क्या है? 26 जनवरी 1950 में जब संविधान को लागू किया गया था तो मूल संविधान इसको कहेंगे हम। मूल संविधान का मतलब है 26 जनवरी 1950 का जो संविधान है, राइट। तो मूल संविधान में इसका आकार क्या था, स्ट्रक्चर क्या था? तो एक तो इसमें प्रस्तावना था, अभी भी एक प्रस्तावना है, ठीक है। 22 जो है वो भाग थे, अभी भी 22 भाग जो है वो 22 ही है, ठीक है। और 395 जो है वो अनुच्छेद है। 395 अनुच्छेद थे उस टाइम भी, अभी भी 395 अनुच्छेद हैं। यानी 395 से 396 नहीं किए गए हैं, इसमें बढ़ाए गए हैं, लेकिन बीच में बढ़ाए गए हैं, यानी नंबर इसमें चेंज नहीं हुआ है। और 22 भाग है तो 22 ही अभी भी भाग है, ठीक है। और 8 इसमें अनुसूचियां थी। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं वो तो 12 है। 9, 10, 11, 12 बाद में जोड़े गए, लेकिन मूल संविधान में यानी 26 जनवरी 1950 में अनुसूचियों की संख्या जो है वो 8 थी मूल संविधान में। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। तो ये स्ट्रक्चर था संविधान का। एक प्रस्तावना, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां
मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में ये अनुसूचियों की संख्या जो है वो 12 हो गई है, अभी 12 अनुसूचियां है, राइट। तो ये पॉइंट्स आप लिख लेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ समितियां भी बनाई गई थी संविधान सभा में, उस पर भी बात करेंगे, फिर आपका जो है ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखेंगे संविधान सभा की समितियां, हेडिंग डाल दीजिए आप, संविधान सभा की समितियां। सबसे पहले तो हम प्रारूप समिति पर ही बात करेंगे। तो प्रारूप समिति बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ये समिति है और यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। तो प्रारूप समिति का जो गठन किया गया वो 29 अगस्त 1947 में हुआ और इसमें इस समिति में जो सदस्य थे वो 7 थे, अध्यक्ष को मिला करके 7 सदस्य थे और अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्हें संविधान के जनक भी कहा जाता है। संविधान के जनक, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, राइट। और संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? देखिए ये वाला पॉइंट आप, संविधान का प्रारूप, तो संविधान का जो प्रारूप तैयार किया था वो BN राव ने तैयार किया था, राइट। संविधान का प्रारूप, ड्राफ्ट, और इस ड्राफ्ट को स्टडी करने के लिए, इस ड्राफ्ट पर चर्चा करने के लिए, विचार करने के लिए एक समिति बनाई गई, वो थी प्रारूप समिति, जिसमें 7 सदस्य थे और अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो कंफ्यूज आपने नहीं होना है। संविधान का जो प्रारूप तैयार किया था वो BN राव ने तैयार किया था और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, राइट। अब दूसरी समिति का नाम देखिए यहाँ पे, संघ शक्ति समिति। तो संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे पंडित JL नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतों में जो समिति बनाई गई थी प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष जो है वो सरदार पटेल थे। और प्रक्रिया नियम समिति, और 2 समिति के नाम लिखे यहाँ पे, कार्य संचालन समिति, प्रक्रिया नियम समिति और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, समितियों के नाम भी आपसे पूछे जाएंगे, अध्यक्ष जो है वो इसमें कौन था, ठीक है। तो प्रक्रिया नियम समिति, कार्य संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों के लिए एक समिति बनाई गई थी और इसके अध्यक्ष जो है वो थे सरदार पटेल। तो मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी जो समिति थी उसमें अध्यक्ष सरदार पटेल थे और इसमें भी उप समितियां बनाई गई थी, समिति के अंदर उप समितियां बनाई गई थी, उस उप समितियों के अध्यक्ष भी पूछे जाएंगे। तो मौलिक अधिकार उप समिति जो थी इसमें अध्यक्ष थे JB कृपलानी और अल्पसंख्यक के लिए जो उप समिति बनाई गई थी इसमें अध्यक्ष जो है वो थे HC मुखर्जी। तो मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों के लिए जो समिति थी उसके अध्यक्ष तो थे सरदार पटेल और समिति के अंदर 2 उप समितियां बनाई गई थी, मौलिक अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे JB कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष जो है वो थे HC मुखर्जी। राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति, तो अलग से आपको पूछा जाएगा राष्ट्रीय ध्वज समिति या तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष जो है वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सदन समिति के जो अध्यक्ष जो थे वो थे पट्टाभी सीतारमैया, ये भी इंपॉर्टेंट है सदन समिति। तो सदन समिति के जो अध्यक्ष जो थे वो थे पट्टाभी सीतारमैया। तो ये संविधान सभा से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा और अगर कुछ भी आपके डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप उसको लिख सकते हैं, हम जो है वो उसका जवाब आपको देंगे। और आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना आप ना भूलें। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में। थैंक यू सो मच।